आज के समय में अगर कोई देश है जो अमेरिका के अलावा खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो है भारत। हाँ, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो खुलकर कह सकें कि वो चीन से बेहतर हैं, और उनमें से एक है इंडिया। अब देखिए, दक्षिण कोरिया का मामला अलग है। वहां अक्सर चीन से जुड़ी चीजों को अपना बताने का ट्रेंड चलता है। शायद उन्हें अपनी पहचान को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी है, लेकिन भारत तो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है हमारा सब कुछ बेस्ट है। यहां तक कि भारत कई बार खुलेआम चीन से कंपैरिजन भी करता है और हर बार खुद को ऊपर रखता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? क्या चीज है जो भारत को इतना कॉन्फिडेंट बनाती है कि वो खुद को चीन से आगे मानता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया भारत थीम पर करीब 103 मिनट लंबा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत सालों से अमेरिका की ऊंची टैरिफ पॉलिसी से दबा हुआ है, क्योंकि भारत को अमेरिकी मशीनरी और टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अब वक्त है आत्मनिर्भर बनने का, मेक इन इंडिया को एक बार फिर जोर देने का। बात तो जोश से भरी थी, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था। 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तभी से वो मेक इन इंडिया का नारा बुलंद कर रहे हैं, चीन के मेड इन चाइना मॉडल को टक्कर देने के इरादे से। लेकिन हकीकत में भारत का वर्ल्ड फैक्ट्री बनने का सपना अभी भी रास्ते में अटका हुआ है। 5 साल बीत गए, फिर और 5, पर वो बड़ा लक्ष्य अब भी दूर है। तो इस साल मई में मोदी ने एक और बड़ा वादा किया। कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनेगा, जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 2 महीने बाद 2 अगस्त को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैक्स बढ़ा दिए और मोदी ने तुरंत कहा, इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सिर्फ कुछ हफ्तों में टारगेट चौथे से तीसरे पर पहुंच गया। तो लगता है अगला पड़ाव शायद अमेरिका को पीछे छोड़। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत के पास सच में इतना दम है? 2021 से 2024 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ लगातार 6% से ऊपर रही, जो चीन और अमेरिका दोनों को मिलाकर भी ज्यादा है। और भारत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ एजिंग पॉपुलेशन की समस्या नहीं है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और भले ही जनगणना के आंकड़े हर बार पूरी तरह एक्यूरेट न हो, फिर भी ये साफ है कि भारत के पास यंग एनर्जी की कोई कमी नहीं है। भारत की कुल आबादी अब चीन से ज्यादा हो चुकी है, और इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। लेकिन फर्क ये है कि जहां चीन में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की संख्या करीब 31 करोड़ है, वहीं भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 15 करोड़ के आसपास है। यानी भारत की आबादी बहुत यंग है। मीडियन एज सिर्फ 28 साल। इसका मतलब है कि देश के पास काम करने की जबरदस्त क्षमता है। एक ऐसी जनसंख्या जो आने वाले दशकों तक लगातार उत्पादन कर सकती है। यही वजह है कि भारत अब चीन की पॉपुलेशन एडवांटेज यानी जनसंख्या बोनस को दोहराने की कोशिश में है, और कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब चीन से छीन ले। अगर ऊपर से देखा जाए तो भारत के पास काफी कुछ है। एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस, एक विशाल मार्केट, और अब एक नया आत्मविश्वास। कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी ग्लोबल इमेज में सुधार किया है। मेट्रो, हाईवे और नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ी है। लेकिन असल जिंदगी कोई सिमुलेशन गेम नहीं होती। जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ना आसान था, पर अर्थव्यवस्था में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। सबसे बड़ी रुकावट है भारत का जाति प्रथा सिस्टम। यहाँ लोगों का पेशा अक्सर उनके जन्म से तय होता है, जिसकी वजह से निचले तबके के लोगों के लिए ऊपर उठने के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म तीसरे स्तर की व्यापारी जाति में हुआ था और बचपन में उनका परिवार चाय की दुकान चलाता था। यह कहानी भारत में मोबिलिटी की कमी को दर्शाती है, जहां सफलता अपवाद है, नियम नहीं। आज जो लाखों भारतीय कॉल सेंटर्स या आईटी कंपनीज में काम करते हैं, या अमेरिका जैसी जगहों पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने बैठे हैं, वो सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ये नई नौकरियां किसी जाति सीमा में फिट नहीं होती। लेकिन जाति व्यवस्था सिर्फ एक समस्या नहीं है, दूसरी बड़ी रुकावट है भारत का वर्ल्ड फैक्ट्री बनने का सपना ही। कभी चीन को ये उपाधि दी जाती थी, लेकिन अब मेड इन चाइना ने वर्ल्ड फैक्ट्री को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि चीन ने समझ लिया कि सिर्फ दूसरों के लिए प्रोडक्शन करना टिकाऊ नहीं है। वो आगे बढ़ा अपनी रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर। जो देश केवल आउटसोर्सिंग इकोनॉमी पर निर्भर रहते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी हिल जाते हैं। जैसे थाईलैंड का उदाहरण, जहां सोरोस ग्रुप ने फाइनेंशियल अटैक किया था। वहां सरकार की नीतियों के साथ साथ एक बड़ी वजह थी देश की कमजोर औद्योगिक नींव। भारत के साथ भी खतरा यही है। अगर सिर्फ फॉरेन कैपिटल और चीप लेबर पर भरोसा रहेगा तो एक झटका पूरी अर्थव्यवस्था को गिरा सकता है। भारत का ये अजीब सा कॉन्फिडेंस असल में उसके इतिहास से आता है। ब्रिटिश हुकूमत के समय भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिच रिसोर्सेज की वजह से ब्रिटेन ने यहाँ कई मॉडर्न फैक्ट्रीज और मैनेजमेंट सिस्टम्स स्थापित की। इसीलिए भारत को
क्राउन का सबसे चमकदार हीरा कहा गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब से भारत ने महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना, लेकिन चीन के साथ हुए 1962 के युद्ध के बाद भारत को पहली बार एहसास हुआ कि केवल कॉन्फिडेंस काफी नहीं होता। असल ताकत औद्योगिक और तकनीकी नींव से आती है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो नेहरू का रास्ता था शांत बदलाव का। वो किसी आक्रामक क्रांति के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि समाज में बदलाव आर्थिक तरीकों से लाया जाए और पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिलाकर देश और जनता के लिए काम कराया जाए। ये सोच सुनने में संतुलित लगती है, लेकिन असलियत में यही नीति भारत की प्रगति को धीमा करती गई। क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया का कोई भी बड़ा देश बिना किसी गंभीर क्रांति और मजबूत नेतृत्व टीम के कभी ऊपर नहीं उठा। मगर नेहरू की नीति थी, बस सत्ता बची रहे, बाकी सब चलता रहेगा। ब्रिटिश लोग पीछे से चालें चलते रहे, पाकिस्तान अलग हुआ, बार बार संघर्ष हुआ, लेकिन नेहरू को फर्क नहीं पड़ा जब तक उनकी कुर्सी सुरक्षित रही। उन्होंने जमीन सुधार की कोशिश की, किसानों को जमीन बांटी, लेकिन किसानों के पास वास्तविक अधिकार नहीं पहुंचे। आखिरकार वही जमीन दोबारा जमींदारों के पास लौट गई। नेहरू को पूरी तरह नाकाम कहना ठीक नहीं। उन्होंने भारत को एक क्षेत्रीय इकाई से एक संगठित राष्ट्र बनाया, लेकिन उनका काम अधूरा रह गया। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने जो आयरन हैंड पॉलिसी अपनाई, उससे नेहरू की नरम नीतियों का फर्क साफ नजर आया। नेहरू के दौर में देश को एक ढांचा स्केलेटन मिला, लेकिन उस ढांचे में आर्थिक मांसपेशियां मसल डालना बाकी था। अब जब बात आती है अर्थव्यवस्था की, तो हर देश के सामने कुछ न कुछ जाल होते हैं। जापान का लॉस्ट 20 ईयर्स, लैटिन अमेरिका का मिडिल इनकम ट्रैप और भारत का भी अपना संघर्ष रहा। 20वीं सदी के आखिरी और 21वीं सदी की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था एक जमाव में फंस गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे डेड इकोनॉमी तक कहा था, लेकिन फिर आए नरेंद्र मोदी, भारत के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया, नोटबंदी। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। एक ऐसा फैसला जिसे पूरी दुनिया ने जोखिम भरा कहा। उस रात भारत के लाखों लोग बैंकों के बाहर कतार में खड़े थे, कहीं पैसे खत्म, कहीं सिस्टम डाउन। पूरा देश ठहर गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही, लोगों ने मोदी को दोष नहीं दिया, बल्कि कहा उन्होंने ये कदम गरीबों के हक में उठाया, क्योंकि ज्यादातर गरीबों के पास बैंक में वैसे भी कुछ खास नहीं था। इसके साथ मोदी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर पर जोर दिया, भारत के आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को दुनिया में टॉप पर पहुंचा दिया। ये सब देखकर एक डेवलप्ड नेशन वाली छवि बन गई, लेकिन यही छवि आज भारत की सबसे बड़ी गलतफहमी बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्टर के नीचे छुपा है भीषण आर्थिक असमानता का सच। भारत में आज भी अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। लोग जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन जीडीपी से न देश की असली ताकत मापी जाती है, न लोगों की जीवन गुणवत्ता। उदाहरण के लिए 1997 में जब थाईलैंड की करेंसी थाई बाहट पूरी तरह गिर गई थी, तब उसका पर कैपिटा जीडीपी चीन से 3 गुना था। क्या इसका मतलब था कि थाईलैंड चीन से 3 गुना ताकतवर था? बिल्कुल नहीं। चीन ने जहां दशकों तक कड़ी मेहनत, बलिदान और निरंतर नीति अपनाई, भारत ने वहीं शॉर्टकट्स और शोभाजी पर भरोसा किया। नेहरू ने घुटनिरपेक्ष रहकर सभी को खुश रखने की कोशिश की, और आज मोदी बार बार जनता को मोटिवेशनल स्पीचेस से जोश दिलाते हैं। लेकिन बिना सच्चे संघर्ष और लंबी अवधि की मेहनत के किसी देश का उभार सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। भारत के पास क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को कड़ी मेहनत और यथार्थवादी नीतियों में बदलना ही असली इंडिया राइज। तो दोस्तों, ये वीडियो यहां पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो।